खत्म हो जाए दूसरी चार्ज ना वो फिर वो डायरेक्ट लगा लेंगे वो बड़ी चार्ज कल भी ऐसी ठीक है। मुफ्ती कोई चीज भी है वो इर्तज़ा को दे दो। इर्तज़ा की इंशाल्लाह ग्रेड आ जाए ना फिर हम इर्तज़ा के अब्बू से एक ट्रीट लेंगे। ठीक है इर्तज़ा पूरी क्लास के लिए। मैथ्स वालों को कब मैंने कहा? हाँ ए ले लो तो किनको? हाँ मैथ वाले ए ले लें तो हाँ तुम में सॉरी यार किसकी जगह क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। तब जब तक रिजल्ट आएगा सर्दियां होंगी बारबेक्यू का ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यह कि बारबेक्यू करना खुद होगा फिर बस ठीक है। हाँ सीखे मैं ला दूंगा, अंगीठी मैं ला दूंगा, कोयला मैं ला दूंगा, बनाना आप लोगों ने। चिकन मैं ले आऊंगा, वो भी मैं ले आऊंगा, चिकन भी मैं, सब कुछ मैं ले आऊंगा, मछली भी मैं ले आऊंगा। और बताएं। अच्छा हम पढ़ रहे थे पॉइंटर डेटा टाइप्स राइट। लाइट लगी हुई है इसकी? अच्छा जी लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर दो डेटा टाइप्स थे। ठीक है वकास फिर अंदर आ जाना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर दो डेटा टाइप्स इस तरह की हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स के अंदर एक था इनुमरेटेड और दूसरा था पॉइंटेड डेटा टाइप। इनुमरेटेड कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वकास इसको क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक था हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इनुमरेटेड डेटा टाइप्स, और एक हम लोगों ने जो ए लेवल्स के हैं। वकास ये कह रहे हो? अच्छा इनुमरेटेड के बाद हम लोगों ने डिस्कस करना था आज पॉइंटेड डेटा टाइप। ये पॉइंटेड डेटा टाइप एक इस तरह की खास डेटा टाइप है जो डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही होती मेन मेमोरी में, ये उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर कर रही होती है। ये उसके एड्रेस की टाइप है एक। अभी तक जितनी भी आप लोगों ने डेटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं, यू हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द मेमोरी कंटेंट्स। आपने हमेशा किसके बारे में जिक्र किया है? मेमोरी के कंटेंट्स के बारे में जिक्र किया है। अगर मैं आप लोगों को मेमोरी दिखाऊं ना एक दफा कि मेमोरी दिखने में किस तरह से होती है, तो मेमोरी की जो शक्ल है वो है इस तरह की, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं टेक्स्ट के अंदर अपने पास। ये मेन मेमोरी को हमेशा एक इस तरह से ना दिखाया जाता है, जिसके अंदर यहां पे उसके एड्रेसेस होते हैं, जिस तरह 0 1 2 3 4 और ये जाता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है सॉरी वहां बनाया इस तरह से जाता है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से, अरे तो एक डेटा स्ट्रक्चर है ना मेमोरी में, ये है कि ये उसकी
बाकायदा ये भी एक चीज होती है जिसको एड्रेस बोलते हैं उस जगह का, और यहाँ पे होते हैं उसके कंटेंट्स रखे जाते हैं, यहाँ उसके कंटेंट्स होते हैं और ये होते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये मेन मेमोरी बनाई जाती है इस तरह से। अरे में क्या होता है कि उसमें भी मेमोरी ब्लॉक्स असाइन हो रहे होते हैं और हर एक ब्लॉक का आपने अपने हिसाब से नंबर दिया होता है, अपने हिसाब से नंबर दिया होता है 0 1 2 3 4 5। ये अपने हिसाब से आपने नहीं दिया होता, ये मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन इस तरह से किया होता है कि ये कॉन्टिगुअस सेल्स होते हैं। ये जो एड्रेसेस हैं ये सारे यूनिक होते हैं, ये यूनिक भी होते हैं और ये कॉन्टिगुअस भी होते हैं, लाइक एक के बाद दूसरा आ रहा होता है, ये रैंडम नहीं होते। जो कंटेंट्स हैं ये रैंडम हो सकते हैं, एड्रेसेस रैंडम नहीं होते। समझ रहे मेरी बात? कंटेंट्स रैंडम हो सकते हैं, ये एड्रेसेस रैंडम नहीं होते। आप कल आए थे मुस्तफ़ा? अच्छा तो हम जब पॉइंटर की बात करते हैं, पॉइंटर क्या करता है, वो यहाँ पर अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स आपने पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं या आगे हमेशा जब भी पढ़ते रहेंगे, वो हमेशा किसको डील कर रहे होते हैं? वो मेन मेमोरी की इस लोकेशन को डील कर रहे होते हैं, मतलब इस चीज को डील कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर इटसेल्फ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें डेटा भी हो सकता है, इसमें इटसेल्फ क्या हो सकता है, एड्रेस भी सेव हो सकता है। जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग थी एएस के अंदर, कि आप जिस एड्रेस पे जाते हैं उसके अंदर एक और एड्रेस पड़ा हुआ होता है और आप फिर उस एड्रेस पर जाते हैं और उसके कंटेंट्स आप उठाते हैं। तो मतलब कंटेंट्स के अंदर इटसेल्फ एक डेटा भी आ सकता है, एड्रेस भी आ सकता है, और इसके अंदर एक और चीज आ सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी आ सकती है इसके अंदर। ये तीनों चीजें जो सी है ना आपकी एक मेन मेमोरी के अंदर आ सकती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? किसके अंदर आ सकती हैं? मेन मेमोरी के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये किसका पार्ट होते हैं? ये होते हैं आपका कंटेंट्स का पार्ट होते हैं। ये तीनों चीजें कौन से वाले मेमोरी पार्ट में आते हैं? कंटेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं, जिसको आपने ऊपर कंटेंट्स कहा हुआ है। ठीक है ये बात कि नहीं? अब ये कंटेंट्स किस तरह के होते हैं? कंटेंट्स रैंडम भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जहां पे अवेलेबल मेमोरी लोकेशन हुई वहां पे जाके चीज सेव हो जाती है। ठीक है, कोशिश होती है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की कि इनको अलाइन कर दे। जैसे आप अभी बैठे हो ना क्लास में, क्या आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में बैठे हो या रैंडम बैठे हो? अभी तक की मेरी जितनी भी क्लासेस, अभी तक मैंने जब से पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, स्टूडेंट्स ने कभी भी इस तरह करके नहीं बैठे कि वो पूरी पूरी लाइन इस तरह से फिर दूसरी इस तरह से, मतलब ऐसे कभी बैठे नहीं, क्योंकि नेचुरल है ये। डेटा भी जब कंप्यूटर में आ रहा होता है तो वो इतनी स्पीड से आ रहा होता है तो उसको जो भी जगह मिलती है वो उधर जाके स्टोर हो जाता है। बस अगर डेटा कंटिन्यूअस हो तो वो अपने साथ एक लिंक बना लेता है, जिस तरह लिंक लिस्ट में होता है। पहला डेटा यहाँ पे आ गया, दूसरी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन ये बिजी है तो इधर कहीं आ गया तो इधर आके सेव हो जाएगा, बस वो इसके साथ टैली होगा। फिर अगले एड्रेस का अपने पास, अगले कंटेंट का अपने पास एड्रेस स्टोर करेगा, ताकि जब कभी भी मेमोरी को रीड करना पड़े, प्रोसेसर को रीड करना पड़े, उसको पता हो कि पहला डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ था, अगला यहाँ पे पड़ा हुआ, अगला यहाँ पे पड़ा हुआ, अगला यहाँ पे पड़ा हुआ। नहीं, मूवमेंट नहीं हो रही, फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, कोशिश ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जरूर होती है। मतलब पहले तो मैंने कहा ना कि जैसे आपकी मिसाल दी कि आप लोग हमेशा रैंडम आके बैठ जाते हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स रैंडम आके बैठ जाते हैं। अच्छी बात तो क्या होती है कि सारे ऑर्गेनाइज होकर बैठे। अब बात क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है कि यार ऐसे तो मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर पूरी क्लास की बात करूं, सारे बच्चे इधर डिस्पर्स होकर बैठ जाएं, समझ आ रही बात है कि नहीं? सारे बच्चे डिस्पर्स होकर बैठ जाएं, अगर 4 डेटा आइटम्स इकट्ठे आते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट हुए हैं तो कोई 4 कॉन्टिगुअस कुर्सियां उसको नहीं मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरी क्लास के अंदर काउंट करूं तो हो सकता है 100 कुर्सियां खाली हों, मतलब 100 कुर्सियां खाली हों, लेकिन कॉन्टिन्यूअस 4 कुर्सियां कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, कहीं 1 मिलेगी, कहीं 2 मिलेंगी, कहीं 3। मेमोरी लोकेशन में भी यही काम चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये अच्छा तरीका तो नहीं है कि 4 डेटा आइटम्स आएंगे तो मैं बोलूं 2 बच्चे इधर बैठ जाओ और तुम लोगों के बाद जो तीसरा चौथा तुम्हारा जो डेटा आइटम है वो उधर आके बैठ जाओ। तो उनका लिंक फिर बनाना पड़ेगा। बनाता है कंप्यूटर में, एक ऑप्शन है कि पहला डेटा इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तो तीसरा उधर और चौथे उधर से कर ले, बीच में डेटा छोड़ दे, क्योंकि ये पहले से ऑक्यूपाइड है, डेटा जगह ऑक्यूपाइड है। समझ लो मेरी बात कि नहीं? अच्छा तरीका ये होगा कि जैसे जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करता जाऊं मैं। जैसे आप आके इधर आके बैठ गए ना रैंडमली, ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनको बोलूं यार तुम लोग उधर आके बैठ जाओ। ये चले सारे बच्चे आ गए अभी इधर बैठे हुए, मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइज करूं। अच्छा, जो डेटा आपस में रिलेट कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा साथ हो जाए, ताकि कुछ पोर्शन ऑफ द मेन मेमोरी फुली ऑक्यूपाइड रहे, नजर आए, और कुछ पोर्शन ऑफ द मेमोरी सारी की सारी वेकेंट रहे, ताकि जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डेटा आ सकता है वो उसको बता देगा जगह अवेलेबल है, आ जाओ। अगर उससे ज्यादा डेटा हो जाता है तो कहेगा जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ मेरे पास आ जाओ और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज के पास चले जाओ।
तो ये एक अच्छा तरीका है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। खैर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ हमारे कंटेंट्स की। नेचर वाइज नेचुरली कंटेंट्स रैंडम होते हैं। नेचर वाइज कंटेंट्स क्या होते हैं? दे आर रैंडम एंड दे मे रिपीट देमसेल्फ। एड्रेसेस दे आर यूनिक एंड दे आर कॉन्टिगुअस, ठीक है, रैंडम। और यहां पे may repeat themselves. When we talk about addresses, जब आपको दिखाए जाएंगे ना एड्रेसेस, जब आपको दिखाए जाते हैं एड्रेसेस एज अ यूजर पर्सपेक्टिव, तो वो हमेशा किस तरह से दिखाए जाते हैं? हेक्साडेसिमल्स की सूरत में दिखाए जाते हैं, 01, 02, 03 और ये जाता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर 250, मिसाल ले रहा हूँ, जस्ट इट इज जस्ट एन एग्जांपल। मेमोरी तो बहुत, मेन मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, इट्स इन द टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स, बट आई एम कंसीडरिंग अ मेन मेमोरी जिसके अंदर 256 मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। समझ आ रही बात है कि नहीं? 256 मेमोरी लोकेशंस है। मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो मैं बोलूंगा ये हेक्साडेसिमल्स में एड्रेसेस गिवन है, ये 0 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, और ये 255 की इक्वल है। मतलब सेम चीज है लेकिन डेनरी में लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। समझ आ रही बात है कि नहीं? डेटा क्या कर रहा है? कॉन्टिगुअस सूरत के अंदर जॉनसन आगे आके स्टोर होता जा रहा है। ये दोनों पार्ट होते हैं मेन मेमोरी का। ये दोनों पार्ट होते हैं किसका? मेन मेमोरी का। इसका मतलब ये है कि ये जो सी पूरी चीज है एज अ होल, ये पूरी चीज जो सी है एज अ होल, मतलब 00 से लेके उसके कंटेंट तक, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे एलेक्स लिखा हुआ था, यानी कि कोई भी कंटेंट थे इसके अंदर, और यहाँ पे 00, इस पूरे को बोला जाता है मेमोरी यूनिट। इस पूरे को क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट कहा जाता है। मतलब एक मेमोरी यूनिट के अंदर एड्रेस और कंटेंट्स होते हैं। एड्रेस और कंटेंट्स को मिला के मेमोरी यूनिट कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सो कहा जाए तो ये एज अ होल, ये क्या है? इट इज अ मेमोरी यूनिट है ये, ठीक है। आज तक हम लोग डिस्कस करते रहे हैं जस्ट कंटेंट्स की बातें। डेटा आएगा, कंटेंट्स में सेव हो जाएगा। वी नेवर टॉक्ड अबाउट एड्रेसेस। सो पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि डायरेक्टली किसको रेफरेंस कर रहा होता है? उसके एड्रेस को रेफरेंस कर रहा होता है। तो लिख लें अपने पास, pointer is a type used to create a reference to a memory location It is used to create a reference to a memory location. Used to create a reference to a memory location. अगर तो ये reference to a memory location कर रहा है, होगा इसके अंदर डेटा टाइप ही। तो इसका मतलब है जो पॉइंटर है, it must has information of the data type it is pointing to. लफ्ज समझना जरा, मतलब ये जो आप पॉइंटर कह रहे हैं, ये जिस भी डेटा टाइप को, अब कंटेंट्स में तो स्ट्रिंग भी सेव हो सकता था, उसमें रियल भी सेव हो सकता था, बूलियन भी सेव हो सकता था, कैरेक्टर भी हो सकता था। अब हर एक मेमोरी डिफरेंट कंज्यूम कर रहा होता है। क्या ख्याल है? हर एक मेमोरी डिफरेंट कंज्यूम कर रहा है। जैसे कैरेक्टर है, मिसाल के तौर पर वो 1 बाइट कंज्यूम करेगा, अगर वो आस्की के हिसाब से मैं बात करता हूँ। इंटीजर है तो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा, स्ट्रिंग है तो जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी मेमोरी को कंज्यूम करेगा। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से जितने ज्यादा कैरेक्टर्स आप, मतलब जो भी डेटा टाइप है उसकी एक अपनी सिस्टम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर इंटीजर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे जो कंटेंट्स का पार्ट है, मिसाल ले रहा हूं जस्ट एग्जांपल, अगर ये कितने बाइट्स का है? 1 बाइट का है। कितने बाइट्स का है? लेट्स से ये 1 बाइट का है। तो अगर कोई आपने बीच में इंटीजर स्टोर कराया हुआ है, इंटीजर कितनी बाइट लेता है? हमारी नॉलेज के मुताबिक 4 लेता है। अब रियलिटी में तो आप देखें तो आपका जो मेन मेमोरी, जो रियल मेन मेमोरी है, 32 बिट सिस्टम है, तो उसमें तो 4 बाइट्स का ही एक ब्लॉक होगा डेटा कंटेंट्स का। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर वो 64 बिट सिस्टम है तो उसके मेन मेमोरी का एक ब्लॉक 64 बिट्स का होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 1 बाइट कंसीडर कर रहे हैं।
अगर कोई डेटा टाइप ऐसी है जिसको 1 बाइट लगती है तो वो यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे किसी भी जगह आके सेव हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसको 1 बाइट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, या यूं समझ लें कि जितनी भी मेमोरी कंटेंट्स के पास अवेलेबल जगह है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे स्ट्रिंग हो गया या रिकॉर्ड हो गया या इन्यूमरेटेड डेटा टाइप हो गई, वो एक ब्लॉक में तो नहीं समटाइम आता डेटा, क्योंकि डेटा जब ज्यादा होता है तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाके स्टोर हो रहा होता है। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं ना इस तरह के जिसकी मेमोरी ब्लॉक्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ब्लॉक में नहीं आ सकता डेटा उसका, क्योंकि एक ब्लॉक में जगह कम होती है, तो डेटा जब टाइप उस वैल्यू आप ज्यादा स्टोर कर रहे होते हो तो उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है। सो जितनी भी जगह चाहिए होगी ना, उसका जो एड्रेस होगा ना वो अपने पास स्टोर कर लेगा। और हम उसको बताएंगे कि ये जो एड्रेस है ये किसके टाइप का एड्रेस है, ये इंटीजर वाले कंटेंट्स का एड्रेस है, ये स्ट्रिंग वाले कंटेंट। तो उसको पता होना चाहिए कि अगर ये मिसाल के तौर पे आपने एक वैल्यू स्टोर कराई है num1, लेट से आपने वैल्यू स्टोर कराई है num1 जो कि इंटीजर था, जो कि क्या था, इंटीजर था। अब इंटीजर था तो num1 में जो भी वैल्यू पड़ी उसने तो 4 बाइट्स लेने 4 बाइट्स तो उसे क्या करने, लेने। तो यहां से उसकी कहानी शुरू होगी 2 3 4 और 5, समझ आ रही कि नहीं, 0 4 0 5 1 2 3 4। अब ये जितने भी हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होंगे, फॉर 1 डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। मैं मिसाल ले रहा हूं सिर्फ, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये समझाने के लिए कि कोई डेटा टाइप अगर एक बाइट की है तो उसमें सिर्फ एक एड्रेस उसमें स्टोर हो रहा होगा, और अगर कोई डेटा टाइप एक से ज्यादा बाइट्स की है तो कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स उसको मिल जाएंगे। जैसे 2 मिल गया num1 के अंदर आके, यहां से कहानी शुरू हुई 2, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, यहां पे आके num1 स्टोर हो गया। तो ये जितनी ब्लॉक्स है जरा समझना प्लीज सारे बच्चे। तो वो वही बात है ना, ढूंढेगा ना कोई ऐसी जगह जहां पे 4 मेमोरी ब्लॉक्स को स्टोर किया जा सके। समझ आ रही नहीं है तो अरेंजमेंट ऐसी बनाएगा कि बाकियों को पुश कराएगा कि वो जो अकेला डेटा वो किसी अकेले सेल में जाए, बजाय इसके कि बाकी जगह खाली खराब करे। ठीक है, तो खैर अभी मैं जरा बेसिक बात कर रहा हूँ। तो 4 मेमोरी ब्लॉक्स किसके हो जाएंगे, ये सारे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स हैं, एक डेटा टाइप को अलॉट हो जाएंगे। स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होगी उस डेटा टाइप की, पॉइंटर की 2 से स्टार्ट। वो अपने पास क्या स्टोर करेगा, 2 स्टोर करेगा, और उसको पता होगा ये कि मैं इंटीजर का हूं 2। समझ आ रही बात है कि नहीं। तो ना वो 3 डेटा आइटम एड्रेस नंबर 3 किसी को देगा, ना एड्रेस नंबर 4 किसी को और को अलाउ करेगा, वो एरर जनरेट करने लग जाएगा, बिकॉज वो फिर ओवरराइड की बात आ रही है। इसी तरह से ना 5, तो अगला डेटा वेरिएबल या कोई भी पॉइंटर जब पॉइंट करेगा ना उसको, तो वो 6 से शुरू करेगा। आगे कहां से शुरू करेगा, 6। क्यों, क्योंकि यहां पे पहले से अब डेटा पड़ा हुआ है। आपको तो अंग्रेजी में num1 नजर आ रहा है ना, इसकी जो बिट्स होंगी वो थ्रू आउट इन चारों कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होंगी। सो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉइंटर डेटा टाइप होता है, जो पॉइंटर डेटा टाइप होता है, ये हमने कह तो दिया कि एक ऐसा डेटा टाइप है विच इज यूज्ड टू रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, करना प्रोग्राम ही हमने बनाना है। प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स के साथ मतलब आइडेंटिफाई जो डेटा टाइप्स हैं आपकी, बेशक आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं या रिकॉर्ड या दूसरे इन्यूमरेटेड या क्लास, जो भी डेटा टाइप्स हैं, हम उनके साथ नहीं डील कर रहे, हम उनके एड्रेसेस के साथ डील कर रहे हैं। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं। तो आप उनका बताएंगे कि जो एड्रेस है ये किस डेटा टाइप का एड्रेस है, ताकि प्रोग्राम को पता हो कि उसके बाद कितने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स उसी के अपने अपने हैं, उस पॉइंटर के, अब उसको कोई नहीं छेड़ेगा। जैसे अब ये num1 ने कह दिया ना कि 2 से लेके 5 तक मेरा डेटा इसमें पड़ा हुआ है, तो कोई इस num1 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी है, बिजी हो चुकी है। तो मेन मेमोरी जब नेक्स्ट टाइम कोई नया वेरिएबल डालेगी तो वो इसके अलावा किसी और वेरिएबल में डालेगी, मतलब किसके अलावा किसी और मेमोरी लोकेशन में डालेगी, इसमें डालेगी तो वो ओवरराइट करेगा उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। सो आप इसमें एक बात लिखें, इट इज अ टाइप विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग, it is a type used for representing the location, representing a location of a particular data type in the memory.
पर्टिकुलर डेटा टाइप इन द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी की कोशिश ये होती है कि जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करें। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख लें अपने पास, साइड पे लिखवा रहा हूं, डेटा आइटम्स stored in the memory occupies contiguous memory blocks, occupies contiguous memory blocks। ठीक है, occupies contiguous memory blocks। ठीक है, अच्छा सो ये जो बात हमने लिखी है ना कि लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, तो उसका मतलब है जब हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे ना तो उसमें हमने बताना होगा कि ये जो नया डेटा टाइप जनरेट हो रहा है ये किस टाइप का वो है, ये इंटीजर का पॉइंटर था, ये स्ट्रिंग का पॉइंटर था, ये किसका पॉइंटर था, क्योंकि आप अपनी मर्जी का भी डेटा टाइप आप बना रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी बाकियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आसान ही है। तो यहां पे आप बेशक अपने पास एक एडिशनल बात लिख रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप हैज टू बी क्रिएटेड इन सच अ वे, द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप the definition of pointer data type has to be created in such a way that it should relate in such a way that it should relate in such a way that it should relate to the type of variable, relate to the type of variable that is being used or pointed to। इसकी डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, उस तरह की वेरिएबल का शामिल होना चाहिए जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है, जिसको इसने इस्तेमाल किया है। तो इसका जो तरीका है वो ये होगा, सबसे पहले लिखेंगे टाइप और अपने उसका नाम लिखेंगे, जनरल नाम, आपका डेटा टाइप आप जो मर्जी नाम आप लिख लें इसका। ठीक है, मैं पहले एक जनरल सा बता देता हूँ कि जेनेरिक इसका सिंटेक्स क्या है। जेनेरिक सिंटेक्स के बाद जॉनसन आपकी मर्जी है, फिर यहां पे आपने लिखना है टाइप के बाद लिखना है पॉइंटर डेटा टाइप नेम, अपनी मर्जी का जो भी होगा। ठीक है, यहां पे इक्वल टू, ठीक है, और फिर यहां पे आएगा कैरेट का सिंबल। ये सूडो कोड में कैरेट लगता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट सिंबल लगे, किसी में एंड का निशान लगता है, किसी में स्टेरिक लग रहा होता है, किसी में कैरेट ही लगता है, कैरेट का निशान। और फिर इसके बाद वो डेटा टाइप जिसका ये पॉइंटर था, वो डेटा टाइप जिसका ये पॉइंटर था। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या चीज, डेटा टाइप। ठीक है, ये उसकी जनरल डेफिनेशन है, ये क्या है उसकी जेनेरिक डेफिनेशन है। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्या चीज? नहीं, सिर्फ ये कैरेट है। ये तो मैं जब भी ये जो लेस देन ग्रेटर देन लगाता हूं उसका मतलब यहाँ पे मिसाल देता हूँ। नहीं, सिर्फ शुरू में आएगा, एंड पे एक और जगह में आएगा, वो बताऊंगा, वो इसका ऑपोजिट तरीका है, वो एक उसका ऑपोजिट है। अभी ये एड्रेस को स्टोर करा रहा है, अब इसके एड्रेस के साथ साथ डेटा को भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मुख्तलिफ है, उसको डी रेफरेंसिंग बोलते हैं। फिलहाल हम सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एड्रेस को नोट कर रहे हैं। तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगा कि मिसाल ले रहा हूँ, कल हम num1 का कर लें मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जनाब टाइप टी माय, बल्कि लिख लेता हूं माय इंटीजर पॉइंटर, माय इंटीजर पॉइंटर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ माय डेटा टाइप। टी मैं क्यों लिखता हूं, ताकि सिर्फ पता चल जाए कि ये टाइप है मेरी, ये मेरी डेटा टाइप है। ये समझ रहे हैं मेरी बात? जरूरी नहीं होता आपका अपनी मर्जी नाम हो सकता है। मैंने कल भी आपको बताया था
कि जो टी हम लिखते हैं इट्स जस्ट फॉर द सेक कि यार ये डिफाइंस दैट कि दिस इज योर ओन डेटा टाइप, ठीक है, ये आपकी अपनी डेटा टाइप है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टी। माई इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू, यहां पे ये लिख दूंगा और मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, इंटीजर। अब ये मेरा एक डेटा टाइप मेरी बन गई है जिसके अंदर आप सिर्फ हर एक, अब नया जो आइडेंटिफायर आप प्रोड्यूस करेंगे ना उसको ये जब असाइन करेंगे तो वो आइडेंटिफायर वो कंटेंट नहीं स्टोर करेगा, वो हमेशा एड्रेसेस को अपने पास स्टोर करेगा। पहले तक तो आप सिर्फ num1 था, temp num2, नेम व्हाटएवर, काउंट, टोटल, सम, ये सारे वेरिएबल्स क्या कर रहे थे, कंटेंट्स को स्टोर करते थे। अब जो नए डेटा टाइप्स, अब नए आइडेंटिफायर्स बनेंगे, इसकी जो टाइप के वो कंटेंट्स नहीं, वो उन कंटेंटों के एड्रेसेस को अपने पास स्टोर करेंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो मतलब कह लें कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट आप रेफरेंस कर रहे हैं उस कंटेंट को इनडायरेक्ट रेफरेंस कर रहे हैं, या डायरेक्ट आप रेफरेंस एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं, कंटेंट के साथ आपका काम ही, डेटा के साथ काम ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका हो गया। और उसके बाद आप लेकिन ये तो आपको पता है ना कि अब मैं मिसाल के तौर पे चाह रहा हूं कि मैं जो इंटीजर का जो वेरिएबल था उसके एड्रेसेस के साथ मैंने डील करना है, तो मैं इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने num1 लिखना है, इसलिए मैं num1 के हिसाब से चला रहा हूँ, मैं इन्यूमरेटेड भी करा दूंगा, कोई मसला नहीं, मैंने ये कर दिया। अब मैं जो सादी सी जो मेरी कह लें कि वो है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा एक वेरिएबल जिसकी टाइप क्या होगी, माई इंटीजर ये मेरा पॉइंटर है और टाइप उसकी क्या है, अब अगर मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज दिस, ये क्या है जी, पॉइंटर डेटा टाइप है ये, ठीक है। ये क्या है शायान, ये आइडेंटिफायर है इस डेटा टाइप का, और ये कौन सी डेटा टाइप थी, ये पॉइंटर डेटा टाइप थी। समझ आ रही बात है कि नहीं? व्हाट इज दिस, दिस इज एन आइडेंटिफायर ऑफ द पॉइंटर डेटा टाइप। मतलब इसमें आप डेटा नहीं स्टोर कर सकते, इसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर वाले वेरिएबल्स का, स्ट्रिंग वालों को नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग पता नहीं कितनी मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। अब इसके पास क्या है, 4 बाइट्स हैं, इसके पास कितनी है, 4 बाइट्स हैं, डेटा नहीं है इसके पास एक एड्रेस आ चुका है। अब कोई भी आपने वैल्यू देनी तो 4 कॉन्टिग्युअस बाइट्स की सूरत में इसके साथ आप डील करेंगे, ठीक है बात के नहीं। एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर num1 num2, ये वेरिएबल्स हैं, डिक्लेयर num1 एंड num2, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं num1 के पास क्या पड़ा हुआ है, 100, मिसाल ले रहा हूं, कौन, माई इंटीजर तो आइडेंटिफायर है एक पॉइंटर डेटा टाइप का, माई इंटीजर क्या है, this is identifier of my my integer pointer। समझ आ रही है कि नहीं? और ये my integer pointer is a data type है, ठीक है। ये वो एड्रेस को अपने पास स्टोर, अब ये जो दो नीचे num1 और num2 है ये हमारी मर्जी के हैं, ठीक है। और मैंने एज्यूम ये कर दिया है कि जी num1 के पास क्या है, 100 है। समझ आ रही बात की नहीं? num1 के पास क्या है, 100 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब अगला इसके बाद स्टेप क्या होगा, मैं अपने इस एड्रेस वाले आइडेंटिफायर को पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करा सकता हूं, num1 का क्या स्टोर करा सकता हूं, एड्रेस स्टोर करा सकता हूं। मैं लिखूंगा num1 और यहां पे क्या लगा दूंगा, एक कैरेट का निशान लगा दूंगा। क्या निशान लगा दूंगा, कैरेट का निशान लगा दूंगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये num1 का एड्रेस अपने पास क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। समझ आ रही मेरी बात की? दिस विल स्टोर द एड्रेस ऑफ num1, not the data. num1 is itself having its own data, but my integer is now having the address.
क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ऑल गुड? अच्छा, आपने एक और थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम उसका जो कैरेट का निशान है हम आगे भी लगा सकते हैं। आप सिर्फ एक सिचुएशन में लगाते हैं जब आपको इसके एड्रेसेस के अंदर जो कंटेंट्स हैं ना उनकी ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप वेरिएबल के हिसाब से नहीं आप उसको एड्रेस कर रहे होते, आप मतलब एक्सेस कर रहे होते हैं, आप उसका एड्रेस जान लेते हैं कि उसका एड्रेस क्या था, लोकेशन क्या थी। तो उसका तरीका ये है कि आपके पास तो अब उसका एड्रेस आ चुका है ना। ये क्या चीज़ होल्ड कर रहा है इस वक्त? ये क्या होल्ड कर रहा है? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ num1. It holds the address of num1. ठीक है बात के नहीं? अब लेट से आप num2 के अंदर मिसाल ले रहा हूं, num1 मल्टीप्लाई बाय num2 करते हैं जिसका आंसर 200 आ जाएगा। num1 को नहीं इस्तेमाल करते, आप उसके एड्रेस को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे माई इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं, माई इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज है ना उनको मल्टीप्लाई बाय 2। तो वो किस तरह से होगा? हाँ, फिर इसके बाद कैरेट लगाएंगे, इसके बाद कैरेट लगाएंगे और फिर स्टारक का निशान आएगा और फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि माई इंटीजर जिसको भी रेफर कर रहा था, वो आपको पता, मैंने पहले बता दिया आपको कि num1 को जिसको भी रेफर कर रहा था उसके कंटेंट्स में जो चीज पड़ी हुई होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। तो कंटेंट्स में जो मर्जी पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा उसको। ठीक है, और एक इंटीजर वेरिएबल में लाके स्टोर कर देगा। ठीक है, अब num2 के पास क्या पड़ा होगा? 200। अब इसके बाद num2 के पास क्या होगा? num2 ऐसे होगा, इट विल बी लाइक 100 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 200 आ जाएगा। num2 के पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सो अगर हम नहीं, num2 तो एक न्यू मेमोरी है ना किसी और जगह में, ये इसका तो num1 से ताल्लुक नहीं है। तो जब आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे तो ये मेमोरी में किसी और जगह में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने num1 को 100 दे दिया और num1 के एड्रेस को जॉनसन है मैंने माई इंटीजर को असाइन कर दिया। अब num1 यहाँ पे हो सकता है, num2 इधर होगा, num2 यहाँ पे होगा। num1 एक अलग वेरिएबल है, num2 एक अलग वेरिएबल है। वो मेमोरी में आ गए थे कब? जब आपने उसको डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, num1 इधर आ गया, आपने num1 का जो एड्रेस है उसको असाइन कर दिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ये एड्रेस नंबर किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। एड्रेस नंबर 2 के जो कंटेंट्स हैं उसकी वैल्यू को देखेगा, जो कि उसको मिलेगी 100 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और उसका आंसर निकाल लेगा। ठीक है बात के नहीं? मतलब पॉइंटर्स के साथ डील करना इज क्विकर एज कंपेयर टू डीलिंग विद वेरिएबल्स। प्रोसेसर को चूंकि हर वेरिएबल को ढूंढते हुए उसको मेमोरी के पास ही जाना है। सो व्हाट इफ यू टेल द प्रोसेसर व्हाट इज द एड्रेस, you yourself initially tell the processor what is the address, so processor will just directly go to that thing। उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऐसे लुकअप टेबल के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? उसको लुकअप टेबल के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जिस टेबल में उसने वेरिएबल्स को स्टोर कराया हो और उनके एड्रेसेस स्टोर करवाए हैं, उसको पहले से ही पता चल गया कि इसके अंदर क्या वैल्यू। तो अपने वो बेसिक एल्गोरिथम्स ही अप्लाई करके डेटा को एक्सेस कर रहा होगा। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, ये जो सा प्रोसेस है ना, ये जो स्टेप मैंने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। लिख लें, a use of pointer variable is to access, a use of pointer variable is to access, a use of pointer variable is to access, a use of pointer variables is to access the values stored, is to access the values stored at the address, is to access the values stored at the address pointed to, at the address pointed to. This is known as dereferencing. This is known as dereferencing. यहां पे समझ आ गई मेरी बात कि नहीं? यहां तक क्लियर हुई बात? एनी कंफ्यूजन?
अब कल हम लोगों ने एक वो डिस्कस किया था, क्या नाम था, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का, एक उसकी भी एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको। टाइप, लेट्स से टाइप टी मंथ है, ये वो चल रही है, एग्जांपल नंबर 2 चल रही है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक इंटीजर का डेटा टाइप जनरेट कराया, आप यही डेटा टाइप कोई भी लिख सकते हैं। आप रिकॉर्ड डेटा टाइप भी जनरेट आपने कराई हुई है पहले से, आप रिकॉर्ड भी असाइन कर सकते हैं इसको। मतलब सिर्फ बताने का मकसद है कि ये यूजर, ये बिल्ट इन डेटा टाइप की मिसाल हो गई। अब ये वो यूजर डिफाइंड की भी मिसाल साथ ही करा रहा हूँ। टाइप टी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, उसके बाद क्या आता है, फिर 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 क्या आता है, 12 पूरे हो गए, 12 पूरे हो गए। ये हमने 12 उसमें ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर कर वो कर दिए, डिफाइन कर दिए। टी सिर्फ मैंने आपकी मदद के लिए लिखा हुआ है, इट इज जस्ट यूज्ड टू एड द प्रोग्रामर, ठीक है, राइट। अच्छा, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं दिस मंथ के नाम से, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं दिस मंथ के नाम से। दिस मंथ, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, मंथ की होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने एज अ पॉइंटर इसको इस्तेमाल करना है, एज अ पॉइंटर आपने इस्तेमाल करना है इसको, तो आप लिखेंगे टाइप अब ये क्या हो गया शायान आपका, व्हाट इज दिस, ये आ गया पॉइंटर डेटा टाइप, एक न्यू डेटा टाइप आ गया, ठीक है। उधर लिखा हुआ था इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे कैरेट, और जिस भी डेटा टाइप को आप पॉइंट करना चाहते हैं डेटा टाइप यहां पे लिख देंगे। आप किस डेटा टाइप को पॉइंट करना चाहते हैं, इस वाले को, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को। ये किसकी मिसाल मैंने यहां पे आपको दी है, बोलो, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप कौन से वाला है, बिल्ट इन है, प्रिमिटिव है, यूजर डिफाइंड है, दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वो थी बिल्ट इन डेटा टाइप की मिसाल, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, एक ही हूबहू सेम है। बिकॉज आपको मैंने स्टैंडर्ड बता दिया है कि टाइप लिख के अपना जो पॉइंटर आपकी मर्जी के जो नाम होगा वो लिख के, फिर आपने कैरेट का सिंबल लगाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपनी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या लिख देंगे आप, टाइप टी मंथ लिख देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये टी मंथ क्या है, ये मैं फिर बोलूंगा आपको कि क्या है, ये जनरल नाम में इस्तेमाल में, तो ये डेटा टाइप है, इट कैन बी एनीथिंग। ये यूजर डिफाइंड भी हो सकता है और ये प्रिमिटिव भी हो सकता है, ठीक है। प्रिमिटिव जो पहले से मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, बात क्या नहीं। अब अगर आप एक आइडेंटिफायर प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल के तौर पे एक मैं नाम जनरेट करता हूं, फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं डिक्लेयर, अब लफ्ज लगाते हैं डिक्लेयर माय मंथ पॉइंटर। अब ये क्या आ गया आपका, पॉइंटर का आइडेंटिफायर। बेटा समझ आ रही है आपको कि नहीं। और इसके क्या हो गई टाइप, मंथ पॉइंटर होगी, ठीक है, बात के नहीं। इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका पॉइंटर आइडेंटिफायर, और ये क्या है आपका, दिस इज योर पॉइंटर डेटा टाइप। एनी कंफ्यूजन यहां तक, एक है पॉइंटर डेटा टाइप, एक है पॉइंटर आइडेंटिफायर। मुस्तफा नवीद बैठा, यहां तक क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन। बताओ बच्चों, कोई मसला है यहां तक। अब अगर आपने माय मंथ पॉइंटर, चूंकि ये एड्रेस है, आपने इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, आप लिखेंगे माय, कैसे लिखेंगे, माय मंथ पॉइंटर इज इक्वल टू कैरेट, वो हाँ उसका एड्रेस इसमें स्टोर कर देता है। इसमें मैं वैल्यू तो डाल ही नहीं सकता हूं,
इसमें तो मैं वैल्यू डाल ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि ये तो वेरिएबल ही किसका, पॉइंटर का है, ये सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसको मैं एड्रेस दूंगा, किसका एड्रेस दूंगा? इस वक्त तो मेरे पास एक ही वेरिएबल है, किधर गया ये? मेरी बात समझो जरा शायान, मेरे पास सिर्फ यही वेरिएबल है इस वक्त, दिस मंथ वाला। मैं इस दिस मंथ का जो एड्रेस है वो मैं इसको दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पास सिर्फ किसका एड्रेस स्टोर करने की ताकत है, जो आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। आपने कहा है कि ये सिर्फ टी मंथ के एड्रेसेस को अपने पास स्टोर कर सकता है। समझ रहे हो? टी मंथ क्या था? ये इनुमरेटेड था। अब इसने मेमोरी में 50 बाइट्स ली हुई हैं या 1 बाइट ली हुई है, बस अब ये एक ऐसा पॉइंटर बना दिया आपने, मतलब आपने डेटा टाइप आपने बना दी पॉइंटर की, कि जिसमें सिर्फ उतनी ही बाइट्स आएंगी जितनी इनुमरेटेड ने डिफाइन की हुई अपनी डेफिनेशन में। अब आप जो नया वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे हम करते हैं ना, या पहले तो स्ट्रिंग पहले से बना हुआ था, इंटीजर पहले से बना हुआ था, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का आप डेटा टाइप बना रहे हो, फिर आप नए वेरिएबल जनरेट कर रहे हो उनको डिक्लेयर करने के लिए। पहले आप डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग करते थे, नेम कॉलन स्ट्रिंग करते थे, num1 एज इंटीजर करते थे, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर माई मंथ पॉइंटर एज योर नेम ऑफ द पॉइंटर, वट एवर नेम यू हैव गिवन इट। अब ये असाइनमेंट आपने करनी है इसको, जैसे नॉर्मल दुनिया में करते हैं, लेकिन यहाँ पे असाइन क्या कर रहे हैं? नॉट द कॉन्टेंट्स बट द एड्रेस। सो एड्रेस किसका? किसी डेटा का एड्रेस आपने असाइन करना ना। तो डेटा कौन से वाला था? दिस मंथ का था। तो दिस मंथ का जो एड्रेस है वो मैंने इसको क्या कर दिया? असाइन कर दिया। मतलब मैं फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दिस मंथ के पास लेट से क्या पड़ा हुआ है? जनवरी पड़ा हुआ है। समझ आ रही? नहीं कोई एरर नहीं है, इसकी जो एड्रेसेस हैं वो बस इसके पास सेव हो जाएंगे। तो जब भी कभी अब आगे इस्तेमाल होगा तो ये डेटा नहीं इस्तेमाल होगा, एड्रेस इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? उसका एड्रेस इस्तेमाल होगा। यहां तक समझ आ गई कि नहीं? और इसी तरह से अगर मुझे इस एड्रेस की कंटेंट्स की जरूरत हो तो मैं वो जो क्या नाम है इसका, जो कैरेट है वो आगे लगा दूं। जी अगर हम दिस मंथ की वैल्यू बार-बार चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो पॉइंटर है उसका एड्रेस चेंज होता है। एड्रेस नहीं चेंज होगा, वैल्यू तो उधर ही पड़ी हुई है, एड्रेस तो उधर ही है ना। दिस मंथ अपनी, अब की जो सवाल है आप कह रहे हैं कि अगर मैं दिस मंथ को बार बार चेंज करता रहूं तो आपको मेमोरी में नई जगह थोड़ी ढूंढ रहे हैं, वो अपनी जगह में ही तब्दीलियां लेके आ रहा है, तो वैल्यू तो चेंज होगी उसकी, एड्रेस क्यों चेंज होगा? एड्रेस तो सेम रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एड्रेस क्या रहेगा उसका? वो तो सेम रहेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, अगर आपने दिस मंथ प्लस 1 इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल में स्टोर कराना है तो वो फरवरी उसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। जैसे मिसाल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपने एक और डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर दिस मंथ, आप रखते हैं नाम एक वेरिएबल का माई मंथ एज टी मंथ। क्या ख्याल है? आपने एक नया वेरिएबल जनरेट कर दिया। समझना जरा, आपने नया वेरिएबल जनरेट किया किस टाइप का? टी मंथ का, यानी इनुमरेटेड डेटा टाइप आपने यूज किया और एक इनुमरेटेड आइडेंटिफायर आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब आप इसके अंदर अगर जनवरी स्टोर कराना चाहते हैं ना, आप सिंपली क्या करेंगे? सुने, माई मंथ के अंदर आप वैल्यू स्टोर कराएंगे। किसकी? इसकी वैल्यू ना, इसमें तो जनवरी था लेकिन इसको मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं इसका जो पॉइंटर था कौन था? माई मंथ पॉइंटर था। आप लिखें यहां पे क्या भला? माई मंथ पॉइंटर लिखें और आखिर में कैरेट लगा दें। कर ये भी वही रहा है जैसे पहले वाला था, लेकिन यहां पे एड्रेस उसका इस्तेमाल हो रहा है। आर यू गेटिंग? अब इसका मतलब क्या है? जो माई मंथ होगा, माई मंथ के पास इस वक्त क्या चीज चली गई है? जनवरी चला गया है। मैंने इसीलिए कमेंट्स में लिखा है माई मंथ के पास क्या आ गया? जनवरी आ गया। आपका कोड थोड़ा लेंथी है लेकिन प्रोसेसर के लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि आपको एक एड्रेस बताना पड़ रहा है, एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको कैरेट्स एडिशनल लगाने पड़ रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिसमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एरर्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी, मशीन में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके लिए एड्रेसेस का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बेहतर है रादर देन वैल्यूज का इस्तेमाल करना। क्योंकि प्रोसेसर जब एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर रहा होता है तो कुछ वैल्यूज शफल होती हैं, खराब होती, जिससे बड़े प्रोग्राम्स में बग्स जनरेट हो रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं?
तो जो प्रोग्रामर्स उन बग्स को रिमूव करने के लिए या उनसे बचने के लिए बजाय एड्रेस वो डेटा के उनके एड्रेसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, तो कि प्रोसेसर को ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े, कम मूवमेंट करनी पड़े। डेटा फेचिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूशन के अंदर कम। जैसे आप कह रहे थे ना डेटा तब्दील हो रहा है, एड्रेस नहीं तब्दील हो रहा, एड्रेस उधर ही है, बीच में जो मर्जी होता रहे उसका मसला नहीं है, ठीक है। सो दोनों मिसालें कर ली, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का पॉइंटर और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का पॉइंटर। अब कोई भी पॉइंटर हो, जैसा मिसाल ले रहे हैं, अब ये कौन से वाला पॉइंटर था जिसको हमने यहाँ पे ये कर दिया, ये है आपका पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप कौन से वाला है, ये है यूजर डिफाइंड है। अब यूजर डिफाइंड जो मर्जी हो, आपकी बला से पॉइंटर हो, मतलब वो क्या नाम है, इनुमरेटेड हो, कोई भी हो, आपको तो परवाह नहीं उसकी।